गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 12वीं के अर्थशास्त्र में हम देखेंगे भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नवीनतम महत्वपूर्ण जो सुधार हुए हैं उनके बारे में, और निजीकरण एवं आधुनिकीकरण। जो बैंक हुआ है, बैंक में कार्य में भी बहुत सारे त्रुटियां आए हैं। सफलता तो मिली है, सफलता के साथ साथ में कुछ सुधार लाना जरूरी। आगे देखें कि बैंक की व्यवस्था किस प्रकार से हो रही है, साथ में कैसे परिवर्तन लाना चाहिए और कितना बढ़ाना चाहिए, विकास करना चाहिए और कितना कसाव लाना चाहिए, क्या क्या नियम को परिवर्तन करना है, दबाव बनाना है। ये सब चीज को देखते हुए हम ये प्रणाली में कुछ सुधार होना चाहिए। इसके लिए समिति गठन किया गया, तो उसी समिति के और निजीकरण एवं आधुनिकीकरण के बारे में सोचा गया, तो बहुत सारे समिति का भी निर्माण किए। तो इसी समिति के बारे में आज पढ़ेंगे। तो बैंकिंग व्यवस्था में सुधार में जो है 1969 में बैंकों में पहले चरण में राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग प्रणाली में राष्ट्रीय विकास के अत्यधिक सकारात्मक भूमिका निभाई। सकारात्मक तो होने के बाद भी उसमें समय के साथ साथ बैंकिंग प्रणाली में कमी दृष्टिगोचर होने लगी और बैंकिंग प्रणाली की लाभप्रद एवं कुशलता का ह्रास आरंभ हो गया। कुछ सफलता तो मिली, उसके बाद भी इसमें बहुत सारी कमी और जो है कार्य जो कर रहे थे उसमें जो है लाभप्रद और कुशलता में कमी आने लगी थी, ह्रास होने लगा था। और बैंकों की लाभप्रद एवं कुशलता की इस गिरावट में बैंकों के स्वयं के आंतरिक कारण भी उत्तरदायी रहे हैं। आंतरिक कारण मतलब वो उनके ही कार्य में गड़बड़ी पाई गई। तो अतः यह आवश्यक समझा गया कि देश में कुशल बैंकिंग व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने उद्देश्य से बैंकों के कार्य, नीति, प्रबंध एवं संगठन आदि से संबंधित पहलुओं पर एक उपयुक्त नीति निर्धारण की जाए, ताकि बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से देश में सभी वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो अपनी कुछ कमी को दूर करने के लिए सभी प्रकार के सभी वर्गों की जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए जो है बैंकिंग व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, सुचारू बनाने का प्रयास किया गया। और सन 1990 के दशक में बैंकों के सम्मेलन पर अधिक बल दिया गया और उदारीकरण के दौर में यह अनुभव किया गया कि बैंकों की वित्तीय क्षमता में सुधार लाने, शाखा विस्तार में संतुलन स्थापित करने, कंप्यूटर तकनीक लागू करने और बैंकों के प्रबंध में संगठन की अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए समन्वित प्रकार किए जाने आवश्यक है। इसी दिशा में 90 के दशक में बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से अनेक समिति गठित की गई थी। क्योंकि पुराने जमाने में जो कार्य होता था, अब नवीनतम टेक्नोलॉजी के आने से कंप्यूटर में कार्य होने लगे, तो ये सब चीज सुधार जरूरी था। सुधार लाना है, कैसे करना है, किस काम को क्या करना है, कैसे इसका उद्देश्य रखना है और इस सेवा से सबको लाभ हो। उच्च श्रेणी से निम्न श्रेणी के लोगों को सबकी सहायता हमको करनी है और सबको किसी न किसी तरह से लाभ पहुंचाना है। और हमारे जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें कुछ कमियां आई हैं, त्रुटियां आई हैं, उसको भी हमको सुधार करना है। इस सब चीजों के कारण समिति का गठन किया गया, ताकि समिति उस समस्या को सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो उसी के कारण पहले बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए बैंकिंग प्रणाली पर नरसिम्हन समिति गठित की गई 1991 में। उसी के बारे में है वित्तीय प्रणाली की वर्तमान संरचना में उसके विभिन्न घटकों की विवेचना के लिए भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री एस.एम. नरसिम्हन के अध्यक्ष में 14 अगस्त सन 1991 को एक 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसमें अपनी रिपोर्ट 20 नवंबर सन 1991 को तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रस्तुत कर दी थी। 17 दिसंबर सन 1991 को यह रिपोर्ट सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत की गई। 9 सदस्यों का ये नरसिम्हन समिति, उस समय जो एम नरसिम्हन अध्यक्षता में थे वो गवर्नर थे, उन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था। 9 सदस्य थे और ये सदस्य जो है 20 नवंबर 1991 को वित्त मंत्री को अपना तत्कालीन जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत किए और इसको फिर 17 दिसंबर सन 1991 को यह रिपोर्ट सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया। तो इसमें नरसिम्हन समिति के दृष्टिकोण क्या थे?
अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता लाने के लिए किए गए उपायों की भांति वित्तीय क्षेत्र में भी प्रयास किए जाने चाहिए। जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें तो बहुत प्रयास किए प्रतिस्पर्धा लाने के लिए। जो हमारे जो अर्थव्यवस्था में है, एक सामान दूसरे सामान की प्रतिस्पर्धा करते हैं, अपना सामान दूसरे सामान के सामने टिक पाते हैं कि नहीं। वही एक कंपनी वही सामान बना रहे, दूसरा कंपनी भी वही सामान अगर बनाता है तो दोनों में कंपटीशन होता है कि कौन कितना अच्छा बना लेता है, कितना सस्ता है, क्वालिटी कैसी है, समय कितना लगता है, खर्च कितना लगता है, इसमें ये सब चीज मायने रखता है। तो उत्पादन कार्य में कंपटीशन बहुत होता है, एक दूसरे को देख के कि कितना कम रेट है, उसकी क्वालिटी क्या है, चलता कितना है, ये सब चीज को ध्यान में रखा जाता है। तो उसको ध्यान में रखते के साथ साथ वित्त क्षेत्र में भी सुधार किए जाने का प्रयास किए गए। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि के लिए वित्तीय क्षेत्र को स्वस्थ एवं लाभप्रद बनाया जाना चाहिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के दौर में हम लोन तो दे रहे हैं और कितना अधिक हम उसमें मदद कर सकते हैं, तो इसका भी प्रयास किया गया। वित्तीय क्षेत्र को स्वतंत्र छोड़ा जाना चाहिए और इस क्षेत्र को बिना हस्तक्षेप कार्य करने की छूट दी जानी चाहिए। वित्तीय क्षेत्र मतलब पैसे की लेन देन को हमको कितना छूट देना चाहिए, कितना वहां पर मदद करना चाहिए एक उद्योग कर्मी को। फिर इसमें सुझाव दिया गया है, बैंकिंग संरचना के 4 स्तर होने चाहिए। एक प्रथम स्तर है 3 या 4 अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में बैंक, द्वितीय स्तर में 8 या 10 स्तरीय जो है राष्ट्रीय स्तर में बैंक होना चाहिए, तृतीय स्तर क्षेत्रीय बैंक होना चाहिए और चतुर्थ स्तर है ग्रामीण बैंक। मतलब बैंक में परिवर्तन बड़े उद्योगपति से लेकर एक छोटे किसान व्यवसायी तक हमको अपना मदद पहुंचाना है। इसके लिए उन्होंने 4 स्तर में बांटे हैं बैंक व्यवस्था को। प्रथम स्तर अंतरराष्ट्रीय बैंक जो 3 से 4 होना चाहिए और द्वितीय है राष्ट्रीय स्तर में 8 से 10 बैंक होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में बैंक होना चाहिए और क्षेत्रीय बैंक होना चाहिए। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बैंक, और उससे भी नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र में अलग से ग्रामीणों के लिए बैंक, उसको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सेठ महाजन साहूकार से वो कर्ज ना ले, उसको कर्ज बैंक द्वारा दिया जाए ताकि उसका भी वो लाभ ले सके। बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं पर निगरानी करने के लिए रिजर्व बैंक के निर्देशन में एक अर्ध स्वायत्त संस्था गठित की जानी चाहिए। अर्ध स्वायत्त जिसमें सरकार का भी और निजी का भी हस्तक्षेप रहे। शाखा लाइसेंसिंग पद्धति समाप्त की जानी चाहिए। लाइसेंस की कोई इसमें व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, लाइसेंस को समाप्त कर देनी चाहिए। पूंजी पर्याप्तता अनुपात का लक्ष्य 8% पर निर्धारित किया जाना चाहिए और वर्ष 1991-92 वैधानिक तरलता अनुपात में धीरे धीरे कमी की जानी चाहिए। तरलता मतलब हमारे पास पहले एक निश्चित था कि जितना अधिक तरल मतलब पैसे रहेंगे बैंक के पास तभी वो बैंक हो सकता है, उसके पास तरलता रहनी चाहिए, परंतु इसमें अब धीरे धीरे कमी कर दी गई है कि आपके पास निश्चित इतना होना चाहिए पैसा बैंक के पास रखना तरलता है। अगले 5 वर्षों में इसे घटाकर 25% तक लाया जाना चाहिए। वित्तीय संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ब्याज दरों को नियम समाप्त करके उन्हें चक्रवर्ती कमेटी में सुझाव के लिए नियंत्रित ढंग से लोचदार बनाना चाहिए। या लोचदार का मतलब है कि कभी भी हम उसमें बदलाव ला सकते हैं। नियम कड़ा मतलब नियम जैसा हम रखे हैं वैसा ही रहेगा ऐसा नहीं है, नियम को कभी भी बदला जा सकता है, ये लोचदार होता है। तो इसमें ब्याज की दरों में हम कभी भी घटा बढ़ा सकते हैं। साख हेतु प्राथमिक लक्ष्यों का पुनर्जागरण किया जाना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर साख का वितरण कुल साख के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। हम जो ब्याज में पैसे देते हैं उसके लिए साख। बैंक अधिकारियों की नियुक्ति अलग अलग बैंकों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जानी चाहिए। जो बैंक अपना बैंक है वो अपने कर्मचारियों को स्वतंत्र नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों के प्रबंध मंडल में भारतीय रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बैंकों पर वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग का नियंत्रण समाप्त करके भारतीय रिजर्व बैंक को नियंत्रण हेतु
पूर्ण अधिकृत किया जाना चाहिए। जो रिजर्व बैंक है वो दूसरे व्यापारिक बैंकों पर जो है नियंत्रण रखेगा। विकास वित्त संस्थाओं को रियायती दर पर संसाधन लेने सुविधा 3 वर्षों में धीरे धीरे समाप्त करके इन संस्थाओं को प्रतियोगी दरों में संसाधन एकत्रित करने के लिए सक्षम बनाया जाना चाहिए। पूंजी बाजार क्रियाओं को अधिक उदार बनाना चाहिए और कंपनियों को शेयर आदि में निर्गमन हेतु सरकार की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पूंजी बाजार जैसे हम उद्योग ले रहे बड़े बड़े उद्योगपति व्यवसायी हैं, उसको पूंजी का पूर्ण सहयोग हमको देना जरूरी है, तभी व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा और देश के सुधार ऑटोमेटिक हो जाता है। अब सुझावों के संदर्भ में दिए गए सुधार, जो भी सुझाव दिए हैं उसमें सुधार। नरसिम्हन समिति द्वारा अगस्त 1991 में भारत सरकार को प्रस्तुत की गई सिफारिशों के संदर्भ में अनेक वित्तीय सुधार अपनाए गए। वित्तीय क्षेत्र में सुधारों का दौर सन 1992-93 में आरंभ हुआ। आरंभिक 2 वर्षों के दौरान वित्तीय सुधार बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की व्यापक महत्व वाले क्षेत्रों में जारी रखा गया, जबकि सन 1993-94 बैंकिंग क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया को अधिक विस्तृत एवं गहन बनाया गया। सिफारिश के संदर्भ में अपनाए गए प्रमुख वित्तीय बैंकिंग सुधार निम्नलिखित हैं। तो 92-93 में शुरू हो गया सुधार और 93-94 बैंकिंग सुधार में प्रक्रिया अधिक विस्तृत एवं गहन बनाया गया और अधिक बढ़ गया। जो सुधार किए हैं, नियम रखे हैं, उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी किए गए। वैधानिक तरल पोषण अनुपात को चरणबद्ध रूप में कम से कम करने की सिफारिश के अनुरूप सन 1982 में इसे 38.5% से गिराकर अक्टूबर सन 1994 में 31.5% कर दिया गया। वैधानिक जो तरल कोषानुपात, जो बैंक के पास तरल रूप में नोट रखा जाता है, उसको 25 अक्टूबर सन 1997 में अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा यह अनुपात 25% अपनाया गया, जो बैंकिंग विनिमय अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारण था। वर्तमान में 25% की न्यूनतम सीमा भी हटा दी गई है। सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दरों को बाजार से संबंधित करने के उद्देश्य से बिलों की प्रतिभूतियों के लिए सन 1992-93 में पुनर्खरीद की नीलामी आरंभ की गई और पुनः खरीदने की नीलामी की गई। जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उस पर ब्याज दर को अधिक सकारात्मक रूप देने के उद्देश्य से बैंक दर को अधिक सक्रिय बनाया गया और आवश्यकता अनुसार समय समय पर इसे अनेक बार परिवर्तन किए गए। पूंजी पर्याप्तता अनुपात संबंधी सिफारिश लागू की गई और बैंकों को पूंजी बाजार से साधन जुटाने की अनुमति दी गई। ऋणों की वसूली की त्वरित गति देने के उद्देश्य से ऋण वसूली न्यायाधीश अधिकरण की स्थापना की गई और जो ऋण देते हैं उसकी वसूली भी जल्दी करना है, तो जल्दी करने के लिए कोई नहीं दे रहे हैं तो क्या क्या हमको उसके लिए और उपकरण अपनाना चाहिए, इनका भी देखरेख किया गया। निजी क्षेत्र में बैंक आरंभ करने के अवरोधों को आसान बनाया गया कि निजी क्षेत्र के जो भी बैंक भी खोल सकते हैं, वो भी अपना कार्य कर सकते हैं। तो बहुत सारे निजी बैंक खुल गए हैं जो कम ब्याज पर लोगों को ऋण देते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में निजी बैंकिंग के आधुनिकीकरण प्रक्रिया में गति दी गई। बैंकिंग सेवाओं की कंपनियों के बारे में ग्राहक द्वारा की गई शिकायतों की शीघ्रतापूर्ण और कम खर्च में निपटाने के लिए जून 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा की गई। कमजोर क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तीय दृष्टि से सक्षम बनाने एवं उन्हें विकेंद्रीकृत बैंकिंग के प्रभाव साधनों के रूप में परिवर्तित करने का कार्य आरंभ किया गया। वित्तीय संस्थाओं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विवेकपूर्ण मापदंड निर्धारित किए गए और बैंकों को परिचालन दक्षता एवं ग्राहक सेवा के सुधार लाने के उद्देश्य से कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली में सम्मिलित किया गया। जो कंप्यूटर जो नई तकनीक है उसको ज्यादा से ज्यादा अपनाने की व्यवस्था की गई। नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के आधार पर अपनाए गए सुधारों का लक्ष्य एक विविधीकृत सक्षम एवं प्रतियोगी वित्तीय एवं बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार करना था। इन सुधारों के बावजूद बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों पर अंकुश लगा पाना संभव नहीं हुआ और सरकार ने इसे अपने संज्ञान
में लेकर आप बाद की समितियों के अध्यक्ष क्षेत्र में इस पहलू की सम्मिलित किया गया। जो हम बहुत सारे जो प्राइवेट बैंक है उनको भी अनुमति दी गई और वो भी लोगों को कम ब्याज में लोन देते हैं। जैसे गांव-गांव में सब ग्रुप बना लेते हैं, 4, 5, 10 का ग्रुप बनाते हैं, एक उन लोग उनको कम ब्याज में और ज्यादा लोन देते हैं, क्योंकि उन लोग मिलकर कुछ कार्य करते हैं। कुछ जैसे अपना कुटीर उद्योग है, बड़ी बनाना है, कचौरी बनाना है, पापड़ बनाना है, पत्तल बनाना है, तो एक उन लोग ग्रुप बनाते हैं, महिलाओं का संगठन होता है और उस संगठन को फिर कम ब्याज में ऋण देते हैं, उनको आगे लाने की कोशिश करते हैं। आगे हम देखेंगे गोईपोरिया समिति।